हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी की पार्ट 2। जो हम कल पढ़ाया था वर्णमाला, उसी का आगे चैप्टर है, वर्णमाला का पार्ट 2 है। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसको हर पार्ट में पढ़ाएंगे हम लोग। कई पार्ट्स आएंगे इसके। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वीडियो में, पहले चैनल में जाइए और फिर उसके बाद वीडियोज़ में जाइए और फिर उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए और फिर आप उसमें देखेंगे पार्ट 1 करके पढ़ा होगा वर्णमाला का। उसको देखिए पहले, फिर इसको देखिएगा, ठीक है। और ये जो है, ये क्लास, जो जितनी भी हिंदी की क्लास जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछी जाएंगी, यूपी एसआई में पूछी जाएंगी, यूपी लेखपाल में पूछी जाएंगी, यूजफुल फॉर वन डे एग्जामिनेशन उसमें पूछेंगे, एसएससी जीडी में। जितने भी हिंदी के जो आपके एग्ज़ाम्स आएंगे उनमें सब में ये लाभकारी होगी आपके लिए ये वाली वीडियो। तो जो है चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। भाषा की बृहत्तम बड़ी महत्तम इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है, ठीक है। जो भाषा है उसकी बड़ी इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसीलिए मतलब हम इस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। इनमें से किसी चार को आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए। मतलब इनमें से आपको कोई चार दे देगा और कहेगा आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम। यानी आरोही और अवरोही क्रम में दे देगा आपको, तो आपको बता देना है। जैसे अभी आरोही क्रम में लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या है? ध्वनि। ध्वनि के बाद क्या है? वर्ण। वर्ण के बाद क्या आते हैं? अक्षर। अक्षर के बाद क्या आते हैं? शब्दांश या उपसर्ग। उसके बाद क्या आते हैं? शब्द। शब्द के बाद क्या आते हैं? पद। पद के बाद क्या आते हैं? पदबंध। पदबंध कह लीजिए या उपवाक्य कह लीजिए या वाक्यांश कह लीजिए या शीर्षक कह लीजिए। उसके बाद क्या आते हैं? वाक्य। वाक्य के बाद क्या आते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद के बाद क्या आते हैं? अध्याय। अध्याय के बाद क्या आती है? रचना। रचना से क्या बनती है? पुस्तक। पुस्तक से क्या बनता है? काव्य। काव्य से क्या बनता है? ग्रंथ। तो इनमें से कोई चार दे देगा आपको और पूछेगा आरोही या अवरोही क्रम में इनको लगाइए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो जैसे ये क्या लिखा है? वर्ण लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं? वर्ण लिखे। जैसे मैंने लिखा कै, मैं और लय, तो ये क्या है? ये वर्ण है। अब इन वर्णों को जब हम सार्थक समूह के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये क्या बना देंगे? शब्द बना देंगे। जैसे ये क्या बन गया? कमल। लेकिन वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, वर्णों का समूह शब्द नहीं कहलाता। जैसे वर्णों का अगर हम समूह लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया वर्णों का समूह ला, लय, मैं और कै, तो ये ना कोई शब्द है ना ही इसका कोई अर्थ है, ठीक है। ना ये कोई शब्द है ना ही इसका कोई अर्थ है। यानी वर्णों का समूह शब्द नहीं बनाएगा। वर्णों का सार्थक समूह क्या बनाता है? शब्द बनाता है। अब ये शब्द बन गया कमल, ठीक है। अब इन शब्दों का जब अन्य शब्दों के साथ में संबंध बन जाता है तो क्या बनाते हैं? वो क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं। जब शब्दों का अन्य शब्दों के साथ में संबंध बन जाता है तो वो क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं। जैसे पद क्या बन गया? कमल का फूल, ठीक है। ये क्या बन गया? पद बन गया। तो यानी शब्दों को जब हमने सार्थक समूह के रूप में प्रयोग किया तो क्या बन गया? पद, ठीक है। और जब हम पदों को सार्थक समूह के रूप में प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। जैसे कमल जल में खिलता है, तो ये वाक्य बन गया। यानी जब हमने पदों को सार्थक समूह के रूप में प्रयोग किया तो उसने क्या बना दिया? वाक्य बना दिया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी वर्णों का क्या? वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह वर्णमाला कहलाता है। डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि कभी कभार ऑप्शन में आपको 4 डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी जो है वो सही डेफिनेशन है वर्ण के लिए, वर्णमाला के लिए। तो जो है इसीलिए आपको डेफिनेशन पढ़ाई जा रही है, तो आप समझिए। उसके बाद जैसे लिखा है छोटा आ ई आ ई, तो पूरा जैसे ये पूरा छोटा आ से ज्ञा तक लिख देंगे पूरे ही वर्णमाला, तो वो उसका व्यवस्थित क्रम कहलाएगा। छोटा आ से ज्ञा तक लिखेंगे तो व्यवस्थित क्रम हो गया भाई। जैसे छोटा आ से लेकर ज्ञा तक लिख दिया हमने तो इसका व्यवस्थित क्रम हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो ऑप्शन आएगा 44 होते हैं, 48 होते हैं, 52 होते हैं, 54 होते हैं। तो आपको राइट आंसर देना होगा। तो उसके बाद जैसे अगर हम बात करते हैं 44 होते हैं तो ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। 48 भी हो सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं और 54 भी हो सकते हैं। चारों सही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 52 होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 54 होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 48 होते हैं। बात सभी की सही है, लेकिन इसके ऊपर कुछ कंडीशन जो होती हैं वो होती हैं, अप्लाई होती हैं। जो मैक्सिमम डिजिट होगी वही उसका राइट आंसर होगा। जैसे अब आपके ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिजिट ये है तो इसका राइट आंसर ये होगा। जैसे हम ऑप्शन बता रहे, किसी ने दे दिया कि 42 होती है, जैसे कोई भी ऑप्शन आ जाता है जो मैक्सिमम डिजिट होगी वह उसका राइट आंसर होगा।
अब आपको ये सारे जो पढ़ना है वर्ण कि किसमें कौन सा जो है 44 कब होंगे, 48 कब होंगे, 52 कब होंगे वर्ण और 54 कब होंगे। तो चलिए अब वही चीज़ पढ़ते हैं, इनकी कंडीशन पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम या समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जैसे ये व्यवस्थित रूप में लिखे गए हैं। उसके बाद वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो कई लोग कहते हैं 44 होते हैं, कई लोग कहते हैं 48 होते हैं, और कई लोग कहते हैं 52 होते हैं, और कई लोग कहते हैं 54 होते हैं। तो बात सभी की सही है, बात सभी की सही है। 44 भी होते हैं, 52 भी होते हैं, 48 भी होते हैं और 54 भी होते हैं। अब हमें एक कंडीशन पढ़ना है कि कब 44 होते हैं, कब 52 होते हैं और कब 54 होते हैं। तो ये सारी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इनकी कंडीशन क्या है, कब हम 44 कहते हैं, कब हम 48 कहते हैं, कब हम 52 कहते हैं और कब हम 54 कहते हैं। तो 44 हम कब कहते हैं? जब इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, तब हम इन्हें क्या कहते हैं? 44 होते हैं वर्ण। जब हम 48 कह रहे हैं तो उसमें 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ देते हैं, ये वाले। और जब हम 52 कह रहे हैं तो उसमें 4 अयोगवा जोड़ देते हैं। अयोगवा अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और 54 जब हम कह रहे हैं तो इसमें 2 जो हैं वो रे के रूप जोड़ देते हैं, ये वाले। ठीक है, तो ये जब हो जाते हैं 54। तो लेकिन आपको ऑप्शन में क्या चूज़ करना है? जो मैक्सिमम डिजिट होगी ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर होगा। जैसे इसमें मान लो ये मैक्सिमम डिजिट है तो ये आपका राइट आंसर होगा। जो भी मैक्सिमम डिजिट होगी वो आपका राइट आंसर होगा जब पेपर में। ठीक है, तो चलिए अब हम सारी कंडीशन पढ़ते हैं, वर्ण के भेद पढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम वर्ण के भेद पढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको क्या करना है? आपको मैक्सिमम डिजिट लेनी है। जो जैसे अगर मैक्सिमम डिजिट में 2 है तो आपका राइट आंसर 2 होगा। अगर उसमें 3 है तो राइट आंसर 3 होगा। तो आपको क्या करना, ऑप्शन में जो ज़्यादा नंबर लिखे हैं उस पर आपको टिक लगाना होगा। तो कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन, अयोगवा। यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपको बता चुके हैं हम। तो स्वर, व्यंजन, अयोगवा। तो अयोगवा की अगर हम बात करते हैं तो अयोगवा की क्या परिभाषा है? अयोगवा एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग वर्णों के साथ किया जाता है। ठीक है, दूसरी जो हमारी कंडीशन क्या है? अयोगवा चिन्हों का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता, इनका प्रयोग वर्णों के साथ सार्थक रूप में हो पाता है। यानी इनका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इनका प्रयोग वर्णों के साथ सार्थक रूप में हो पाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अयोगवा के प्रकार। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो लिख लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डेफिनेशन कंडीशन कभी कभार पूछ लेता है क्वेश्चन में कि अयोगवा के लिए कौन सी डेफिनेशन सही है और कौन सी गलत है। तो आपको ये डेफिनेशन समझना होगी, याद करना होगी, तो आप ये लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अयोगवा के प्रकार। तो अब हमें पढ़ना है अयोगवा के प्रकार। ठीक है, तो मूल तो 2 ही होते हैं। अयोगवा जो है मूल तो 2 ही होते हैं। कौन कौन से? अंग और आहा वाला। ठीक है, इस रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें अलग अलग पढ़ना है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो हमें मैक्सिमम डिजिट लेनी है ऑप्शन जब हमें चूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए हम चारों पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? विसर्ग। विसर्ग, ये देखिए इसका चिन्ह होता है, ये देखिए ऐसा। और दूसरा कौन सा होता है? अनुस्वार, इसका ये चिन्ह होता है, ये देखिए लगा हुआ। तीसरा होता है हलंत। हलंत को ये इस रूप में प्रदर्शित करते हैं और इसके ये यूज़ किया गया। ठीक है, क्रिया में। चौथा होता है अर्धचंदु बिंदु। ये जो है ये हमारा अर्धचंदु बिंदु है, ये तो आप देखा होगा, ये हम आँख वगैरह में यूज़ करते हैं। तो हमें अलग अलग ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि जो व्याकरण शास्त्री और भाषा वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं अयोगवा पे। तो जो किशोरीदास वाजपेयी हैं उन्होंने अपने 4 ही माने हैं, जो है अयोगवा को 4 ही माना है उन्होंने। लेकिन संस्कृत वाले केवल 2 को मानते हैं। कौन से? विसर्ग और अनुस्वार। लेकिन हम क्या करेंगे? हम चारों पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इनका शब्द प्रयोग पढ़ते हैं। पहला क्या? विसर्ग। विसर्ग का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? अतः में, दुख में, प्रातः में, प्रायः में, पुनः में। ठीक है, और उसके बाद हम अनुस्वार का कहाँ प्रयोग करते हैं? संसार में, मयंक में, स्वयं में, संस्कार में। ठीक है, उसके बाद हम हलंत का कहाँ प्रयोग करते हैं? तो पाठ्य में, मिट्टी में, वरण में, द्वारा में। उसके बाद हम अर्धचंदु बिंदु का कहाँ प्रयोग करते हैं? आँख में, गाँव में, चांद में, दांत में, मुंह में, आँख अंधेरे में। ठीक है, तो हमें ये जो है आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमें ये चारों याद करना है क्योंकि पेपर में हमारे कोई भी आ सकता है।
तो आगे हम कल पढ़ेंगे। और जो है कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्वर के भेद। पहले अयोगवा पढ़ लिया, अब हम कल पढ़ेंगे स्वर, ठीक है। स्वर के फिर पढ़ेंगे व्यंजन। तो अब जो है चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।